विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव, साथ ही दो राज्यों के विधानसभा चुनावों में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, जीत की जलेबी कौन खाएगा और क्या इस बार जलेबी खाने और खिलाने वालों के लिए एक खबर यह भी है कि इस बार समोसा भी होगा। पर इन चुनावों में स्थिति क्या है? क्या राजनीति उलझी हुई दिखाई नहीं दे रही? इसको सुलझाएगा कौन? ये सुलझेगी कैसे? इसका उत्तर आज हम अपने इस विश्लेषण में तलाश रहे हैं। उम्मीद है कि अंत तक आप जो ये वीडियो देखेंगे तो आप भी मानेंगे कि राजनीति की इस गुत्थी को जो सुलझाएगा उसने भी अपनी कमर कस ली है। सबसे ज्यादा उलझी हुई राजनीति महाराष्ट्र में नजर आती है। कौन किसके साथ था, कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ होगा, इसके बारे में ठीक ठाक अनुमान राजनीति का बड़ा से बड़ा पंडित भी नहीं लगा पा रहा। कहने को तो महाराष्ट्र में देश की सबसे बड़ी पुरानी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और भाजपा दोनों चुनाव मैदान में हैं, पर ये दोनों पार्टियां महाराष्ट्र राज्य की राजनीति में चुनाव की जिस बैतरणी को पार करने के लिए नौका पे बैठे हैं, उस नौका की पतवार कहीं ना कहीं इस राज्य के क्षेत्रीय दलों के हाथों में है। भारतीय जनता पार्टी एक गठबंधन में है, कांग्रेस एक गठबंधन में है और भाजपा के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी है। भारतीय जनता पार्टी के पास उसके पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, जो उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में रहे हैं और वो इस आस में हैं कि उनकी पार्टी को ठीक ठाक सीटें मिल जाएं तो उन्हें वो मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस मिल सके, जो मजबूरी बस उन्हें उप मुख्यमंत्री बनकर संतोष करना पड़ा था। हालांकि बीच में एक खबरें आई थी कि देवेंद्र फडणवीस को राज्य की राजनीति से निकालकर राष्ट्रीय राजनीति में एडजस्ट किया जाएगा या उन्हें संगठन में कोई पद पे बिठाया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। राज्य की राजनीति में ही वो बने रहे। अब राज्य की राजनीति में ही वो अपना भविष्य तलाश रहे हैं। शिवसेना के एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री हैं इस उम्मीद में कि महायुति की ठीक ठाक सीटें आ जाएं, साथ ही उनकी पार्टी की ठीक ठाक स्थिति आ जाए ताकि वो मुख्यमंत्री बने रह सकें। ऐसा ना हो कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस के साथ हुआ, वो मुख्यमंत्री थे पर फिर उप मुख्यमंत्री बन गए। तो क्या एकनाथ शिंदे के साथ ऐसा होगा? हालांकि कई सूत्रों से यह भी खबर मिल रही है कि ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे यदि नहीं मानते हैं तो उन्हें केंद्र की राजनीति में भी एडजस्ट किया जा सकता है। आखिर केंद्र में भी तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है और इसी गठबंधन में अजीत पवार अपनी एनसीपी के साथ हैं और अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से अलग एक दूसरी राह पर चल पड़े हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जिस गठबंधन के तहत वो राज्य में चुनाव मैदान में है, उसी गठबंधन का एक सहयोगी उसके नारों से इतर अपनी दूसरी लाइन पे चल रहा है, क्योंकि उसकी ये मजबूरी है। लोकसभा चुनाव के परिणामों ने उसको सतर्क कर दिया है। उसको एहसास हो गया है कि लोकसभा चुनाव में जैसी स्थिति रही, यदि वही स्थिति इस बार हुई तो उनकी पार्टी तो क्या उनका खुद चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में विस्तृत चर्चा कर चुका हूं, आज इसकी कम ही चर्चा करूंगा। इस महायुति में सबसे बड़ी बात यह है, क्या वोट ट्रांसफर एक दूसरे को करा पाएंगे इन दलों के कार्यकर्ता? क्योंकि किसी सीट पर यदि एक दल का उम्मीदवार चुनाव मैदान में है तो उस दल के कार्यकर्ता उस उम्मीदवार के प्रति जी जान लगाकर काम कर देंगे, पर किसी दूसरे स्थान पर गठबंधन का उम्मीदवार है तो इस दल के कार्यकर्ता क्या वहां भी उसी जी जान से काम करते हुए दिखाई देंगे? क्या वो वोट ट्रांसफर करा पाएंगे? यदि ऐसा होता है तभी इस चुनाव में महायुति जीत की नैया पार लगा सकती है। अन्यथा उसके लिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे, यदि वैसा ही अंजाम रहा
तो सत्ता तक पहुंचना उसके लिए एक दूर का ख्वाब हो सकता है। जहां तक महाविकास आघाड़ी की बात करें तो उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ और शरद पवार एनसीपी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ इस गठबंधन में है। इस महाविकास आघाड़ी में, बल्कि कहना चाहिए महाराष्ट्र की राजनीति में ही जो राजनीति उलझी हुई दिखाई दे रही है, इसका सारा श्रेय कायदे से उद्धव ठाकरे को जाता है। 2019 में जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री बने थे, तभी से महाराष्ट्र की राजनीति इतनी उलझ गई थी कि खुद उद्धव ठाकरे इस उलझी हुई राजनीति में फंस गए हैं। वो खुद इससे बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उनकी कोशिश है कि इन चुनाव में महाविकास आघाड़ी और खुद की पार्टी को इतनी सीटें मिले कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी जिस पर बैठकर वो मुख्यमंत्री वाला अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, 2.5 साल बाद ही उन्हें उस कुर्सी से हटना पड़ा था। उनकी कोशिश है कि वो फिर से मुख्यमंत्री बने। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने खुलकर इस संदर्भ में कोई बयान तो नहीं दिया है, पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री और इसके साथ ही कुछ दलित और पिछड़े वर्ग के नेता भी मुख्यमंत्री की कुर्सी की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं, जबकि आजकल की राजनीति में कुछ भी संभव हो रहा है। सभी की आशा है पता नहीं किसका नंबर लग जाए। कांग्रेस पार्टी के लिए सुकून और शांति की बात यह है कि उसके नेता राहुल गांधी अपने पुराने फार्म पर लौट आए हैं। वो वही आरक्षण की बात करने लगे हैं, वो संविधान की बात करने लगे हैं, वो दलितों पिछड़ों की बात करने लगे हैं और वो जाति जनगणना की बात करने लगे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए थे, उस समय इन मुद्दों को, इन बातों को राहुल गांधी ने पता नहीं कहां से जैसे किसी पोटली में बांध के कहीं रख दिया था और उस पोटली को उन्होंने फिर खोल लिया है और ये मुद्दे को महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनावों में उछाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इससे कांग्रेस की नैया पार लग जाएगी, क्योंकि इन्हीं मुद्दों को राहुल गांधी ने जब लोकसभा चुनाव में उठाया था तो 2019 में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में 1 सीट जीती थी और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में एक निर्दलीय को भी मिला लें तो कांग्रेस पार्टी 14 सीटों के साथ महाराष्ट्र राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और इसी दल में है शरद पवार अपनी एनसीपी के साथ। शरद पवार राजनीति के एक बड़े चाणक्य, कम से कम महाराष्ट्र की राजनीति के संदर्भ में ऐसा तो हम कह ही सकते हैं। वो भी अपनी उंगली फेंक रहे हैं। जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर और मुख्यमंत्री पद को लेकर तनातनी हुई, उसका निपटारा शरद पवार ने किया। हालांकि शरद पवार ने यह ऐसे ही नहीं किया, इसके बदले उन्होंने अपनी पार्टी के लिए ज़्यादा सीटें हथिया ली, ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का जुगाड़ कर लिया और उन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के संदर्भ में शरद पवार ने कह दिया कि राज्य का नेतृत्व तो कायदे से जयंत पाटिल को करना चाहिए। यानी शरद पवार ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ मैसेज दिया है कि लोकसभा चुनाव में जैसा उन्होंने मेहनत की थी, जैसा प्रदर्शन किया था कि एनसीपी को 80% तक सफलता मिली थी, वही सफलता यदि विधानसभा चुनाव के दौरान मिलती है तब राज्य में महाविकास आघाड़ी की जो सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री एनसीपी का होगा और मुख्यमंत्री वो होगा जिसे शरद पवार चाहे लेंगे। इन चुनाव में राजनीति की ये जो जलेबी बनी हुई है, वैसे तो राजनीति में ही जलेबी नाम का शब्द आने का श्रेय राहुल गांधी को जाता है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में उन्होंने जलेबी पॉलिटिक्स की थी। अब ये इत्तेफाक ही कहेंगे कि अब इसी राजनीति में समोसा की भी एंट्री हो गई है।
और एक कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए समोसा मंगवाए गए थे, पर वो उनकी टेबल तक नहीं पहुँचे, तो बीच में कहाँ गायब हो गए। इसको लेकर बाकायदा CID की जांच बैठा दी गई है और भारतीय जनता पार्टी ने शायद इस देश के इतिहास में पहला होगा कि समोसा मार्च निकाला गया है। अब हरियाणा विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से आशा की जा रही थी, तमाम एग्जिट पोल बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक तरीके से तैयारी करके रखी हुई थी कि यदि कांग्रेस पार्टी जीतती है तो खुशी में वो जलेबी खाएंगे और खिलाएंगे। हालांकि जीत की जलेबी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की थाली से ले गई। भारतीय जनता पार्टी ने और जलेबी को बाकायदा बड़ा चढ़ाकर दिखा कर खाया और खिलाया। अब इन चुनावों में जो भी जीतेगा, ये तय है कि जलेबी पॉलिटिक्स अभी भी जारी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जीत की जलेबी नहीं खा पाई। अब वो जहां जाएगी, जहां जीतेगी, जहां जीत हासिल करेगी, कम से कम महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा चुनाव में यदि उसकी सरकार बनती है तो निश्चित ही यहां जलेबी खाने और खिलाने का दौर प्रारंभ हो जाएगा। और यही स्थिति यदि महायुति के साथ होती है, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन यदि चुनाव जीतता है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जलेबी खाएंगे खिलाएंगे, लेकिन इसके साथ ही वो समोसा भी खाएंगे खिलाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने समोसा को लेकर भी जलेबी की तरह पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। बहरहाल राजनीति की इस उलझी हुई गुत्थी को, राजनीति की इस बनी हुई जलेबी को कौन सुलझा पाएगा? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है, और लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता जनार्दन के हाथ में होता है। यानी इस देश की जनता जो वोटर है, ये वोटर के रूप में जब अपना फैसला सुनाएगी, उससे जो परिणाम निकलेगा, उससे मालूम होगा कि जीत की जलेबी किसके मुंह तक जाएगी, क्या उसके साथ समोसा भी होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है, आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताते रहिएगा।